हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बट उससे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डेटा टाइप्स का लिस्ट बना दिया है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझ सकते हो। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटीजर, प्लॉट और स्ट्रिंग को डिस्कस किया था और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। आई होप आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ न्यू डेटा टाइप मैंने ऐड किया है। बुलियन डेटा टाइप है जिसमें आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स की वैल्यू पास कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस में होना चाहिए। टी और एफ यहाँ अपर केस में होना चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको शो किया हुआ है, इस तरह से आप वैल्यू पास कर सकते हो। इसी तरह लिस्ट एक डेटा टाइप है। लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा एलिमेंट आप पास कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज करना है, वो ये सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट आप यूज करोगे और इसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट पास करोगे वो एज ए लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। किसी वेरिएबल के अंदर आप इसको असाइन करना चाहते हो तो इस तरह से आप असाइन करोगे, ठीक है। लिस्ट का मतलब है कि मोर देन वन एलिमेंट, चाहे वो नंबर हो या कैरेक्टर हो, इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो सिंगल वेरिएबल्स के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एल वेरिएबल डिफाइन किया और इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट को असाइन कर दिया है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं इसका एक इंडेक्स पोजीशन होता है, इंडेक्स नंबर होता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स 0 होगा, सेकेंड एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, और थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नंबर या नंबर, ये जो एलिमेंट है नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट उसका जो इंडेक्स होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, यानी इंडेक्स नंबर इंटीजर में ही होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट्स है और इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 10 का 0 होगा, 5 का क्या होगा, 1 होगा, और 30 का क्या होगा, 2। इंडेक्स नंबर इसका 2 होगा, ओके। इसी तरह एक टपल डेटा टाइप है। टपल डेटा टाइप को देख सकते हो यहाँ पर, ये पेरेंथेसिस के साथ आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने लिस्ट बनाया था, अब इसमें टपल को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। देखो वेरिएबल का नेम मैंने ए लिया है और यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर आप जो भी एलिमेंट आप असाइन इनपुट करोगे इस तरह से, ये क्या कहलाएगा, ये टपल डेटा टाइप कहलाएगा, ओके। इसी तरह देखो डिक्शनरी है। डिक्शनरी में आप इसको करली ब्रेसेस के साथ आपको डिफाइन करना है, यानी करली ब्रेसेस के अंदर जो भी डेटा एलिमेंट पास करना चाहते हो उस एलिमेंट का आपको की वैल्यू भी डिफाइन करना होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने ए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर राइट किया हुआ है, 20 यहाँ पे इस तरह से राइट किया हुआ है। तो 20 क्या है, ये इसकी वैल्यू है और इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल की डिफाइन किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है की वैल्यू पेयर्स में डेटा एलिमेंट इनपुट होगा, यानी हर एक डेटा एलिमेंट्स के लिए दो डेटा आपको यहाँ पे असाइन करना है, एक की के फॉर्म में और एक डेटा एलिमेंट के फॉर्म में, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। देखो ये अभी चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, टपल बताऊंगा, डिक्शनरी, ये सारे डिटेल एग्जांपल्स के साथ हम लोग करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इंट्रो समझना है कि ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ओके। इसी तरह एक और सेट डेटा टाइप है, इसको भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ये भी आपको करली ब्रेसेस के अंदर आपको डिफाइन करना होता है। और बट इसमें देखो यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे कि डिक्शनरी को भी आपने करली से डिफाइन किया, इसको भी करली से डिफाइन किया। तो देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर की डिफाइन किया गया है हर एक डेटा एलिमेंट के लिए, यानी ए और बी क्या है, की डिफाइन किया गया है। बट सेट के अंदर ऐसा की डिफाइन नहीं किया जाता। बट इसका बेनिफिट ये होता है सेट का कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप इनपुट नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो इसमें एक और नंबर आपने असाइन कर दिया 20, जो डुप्लीकेट हो जाएगा। 20 पहले से है और 20 एक और आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 20 को रिमूव कर देगा, यानी ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है सेट, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी डेटा टाइप है जो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग वन बाय वन यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद देखो वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार फिर से मैंने यहाँ पे एग्जांपल राइट कर दिया है और इसको आप फिर इसका डेटा टाइप प्रिंट करना हो तो देखो टाइप फंक्शन है और इसके अंदर आपको वेरिएबल का नेम पास करोगे तो ये इसका डेटा टाइप डिफाइन हो जाएगा, ओके। अभी जितने भी डेटा टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको टू ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है म्यूटेबल डेटा टाइप और दूसरा ग्रुप है आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है कि एक बार आपने डेटा टाइप डिफाइन कर लिया, यानी डेटा टाइप जब आप क्रिएट कर लेते हो एक बार, तो उसके बाद भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इस ग्रुप के अंदर आता है लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। ये ऐसे डेटा टाइप है जिसमें आप एक बार डिफाइन करने के बाद दोबारा उसमें उसी के लोकेशन पे मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट ग्रुप है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार डेटा टाइप आपने क्रिएट कर लिया, डिफाइन कर लिया, तो उसकी वैल्यू को आप चेंजेस नहीं कर सकते हो उसी के लोकेशन पे। जैसे
इसमें इस ग्रुप के अंदर आता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल एंड बुलियन डेटा टाइप। इसको एक बार आप डिफाइन कर लेते हो तो उसको उसी के लोकेशन पे आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इम्यूटेबल कहते हैं। और म्यूटेबल का मतलब है वो चेंजेबल है, राइट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है। नम क्या है? वेरिएबल नेम है। और इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के साथ कुछ भी डिफाइन करते हो उसको लिस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन कर लिया है। इसमें 3 एलिमेंट्स है। और आप सबको मैंने ये भी बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका इंडेक्स 0 होगा। इंडेक्स मीन्स पोजीशन, आप समझ सकते हो। यानी इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा और इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो इस तरह से ये इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसा कि यहां देख सकते हो इस स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल का नेम क्या है? नम है। तो नम और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ जो 0 असाइन किया है ये इंडेक्स है। और इस इंडेक्स को मैंने यहां असाइन कर दिया है 5। इसका मतलब है कि 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा, यानी 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को ये रिप्लेस कर देगा 5 के साथ। यानी यहां पर ये 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? ये 10 को असाइन किया हुआ है, तो इसको रिप्लेस करके क्या कर देगा? 5 कर देगा। यानी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा कि एक बार आपने लिस्ट डिफाइन कर लिया और इस लिस्ट का नेम क्या है? नंबर। और यहां पर आपने 10, 20 एंड 30 एलिमेंट असाइन कर दिया। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया? जो 0 पोजीशन पे एलिमेंट है इस एलिमेंट को मैंने यहां पर मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई किया? यानी इसको असाइन कर दिया यहां पर 5। तो ये क्या करेगा? इसी लोकेशन में इस 10 को रिमूव करेगा। 10 को रिमूव करके और इसकी जगह पे क्या असाइन कर देगा? ये इसकी जगह पे 5 को असाइन कर देगा। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। जब इसको आप प्रिंट करोगे तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये वाला आउटपुट डिस्प्ले होगा। यानी अब आपके स्क्रीन पे 5, 20 और 30 डिस्प्ले हो रहा है। इससे ये पता चल जाता है कि ये मॉडिफाई हो चुका है अपने लोकेशन पे, इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। हो गया है कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब इसको एक इम्यूटेबल का एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लिया है और इसके अंदर पिक्सल क्लासेस मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया है, राइट। और इस स्ट्रिंग में देखो अगेन इसी तरह जैसे इसका इंडेक्स 0 होता है फर्स्ट एलिमेंट का, इसी तरह यहाँ स्ट्रिंग जब आप पास करते हो तो इसमें भी जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका इंडेक्स 0 होगा, सेकंड कैरेक्टर का इंडेक्स 1 होगा और इस तरह से इंडेक्स काउंट होता है, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? नेम और ये 0, इसका मतलब है जो 0 इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको मैंने रिप्लेस किया है ए के साथ, राइट। यानी 0 पोजीशन पे क्या है? पी है। तो पी की जगह मैं चाहता हूं कि पी को ये रिमूव कर दे और इसकी जगह पर ए को असाइन कर दे। ठीक है, ये आपने असाइन किया, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। जब आप इसको रन करोगे तो ये एरर शो करेगा। तो इससे पता चलता है कि इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया तो उसी के पोजीशन पे डायरेक्टली आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको एक बार सिस्टम पे रन करके मैं आपको बताता हूं, फिर आपके ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, देखो सेम एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन किया है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, और इसको देखो प्रिंट और नम मैंने किया है। अब इसको एक बार रन करके आप देख लो कि इसका आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है। तो देखो जैसे ही रन करोगे, ठीक है, अभी एग्जैक्टली 10, 20, 30 जो लिस्ट आपने असाइन किया है वो लिस्ट आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मैं इसमें मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर नम और यहाँ इंडेक्स नंबर असाइन करना है। जैसे देखो इंडेक्स नंबर 1 और इसकी जगह मैंने यहाँ पर सपोज करो मैंने 5 राइट कर दिया, ठीक है। तो 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है इसको 5 ये चेंज कर देगा। अब इसको फिर से देखो मैंने प्रिंट किया है। अब इसको रन करके देखो तो अब ये चेंज हो चुका होगा और जो नई वैल्यू है वो प्रिंट होगा। देख सकते हो 5, 20 एंड 30 ये आपके स्क्रीन पे ये प्रिंट हो रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यस। इसी तरह यदि मैंने यहाँ पर जो 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन के एलिमेंट को मैं मॉडिफाई करता हूँ। क्या राइट किया मैंने? 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 50 हो जाए। तो 2 पोजीशन क्या है? 0, 1, 2, यानी 2 पोजीशन पे अभी 30 है। तो इस 30 को ये रिप्लेस करके ये 50 स्टोर कर देगा। ठीक है, और अब इसको आप रन करोगे। यहाँ देखो रन किया मैंने। रन करने के बाद आपको हर बार सेव करना है। सेव करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर 10, 20 और 50 हो गया है, राइट। ये मैंने अभी लिस्ट हमारे पास क्या है? 10, 20, 30 है। 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको हमने यहाँ पर 50 असाइन किया है। तो डायरेक्टली उस प्लेस पे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेबल एलिमेंट। ओके, अब यहाँ मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक वेरिएबल ले लो कुछ भी, जैसे मैंने एस ले लिया और इसके अंदर ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है
पिक्सेल्स, ठीक है, ये स्ट्रिंग डिफाइन किया है। ओके, और इसमें भी 2 पोजीशन पे या किसी भी इंडेक्स पोजीशन ले लो आप, 0 पोजीशन को मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए चेंज किया था ए। अब इसको आप जब प्रिंट करोगे, यस वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे चेंज किया है, तो आपको एस लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नेम मैंने एस लिया इस बार, ठीक है। अब इसको आप रन करोगे, देखो यहाँ से रन कीजिए, तो ये एरर मैसेज शो करेगा। ये देखो आपके स्क्रीन पे मैसेज क्या आ रहा है, ये देखो इस तरह से मैसेज आ रहा है, यानी स्ट्रिंग डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी स्ट्रिंग में आप आइटम को असाइन नहीं कर सकते, टाइप एरर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि हमने लिस्ट को चेंज कर लिया था। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है। और भी ज्यादा एडवांस इसको आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उस समय और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बिना आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, इसीलिए ऑपरेटर्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग वन बाय वन जितने भी ऑपरेटर्स है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका इंप्लीमेंटेशन भी बताने वाला हूं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का लिस्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसमें से बहुत सारे ऑपरेटर है जो आप सबको पता है, यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई ये यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन भी आपको पता है डिवाइड करने के लिए। बट ये पाइथन में ये जो डिवीजन है बाय डिफॉल्ट ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट करता है। जैसे यहाँ देख सकते हो 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी 2.5 डिस्प्ले हो रहा है। ओके, उसके बाद ये जो आप परसेंटाइल साइन यहाँ पे देख रहे हो, परसेंटेज लिखा हुआ है, बेसिकली ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है और ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। जैसे 5 को 2 से डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर क्या होगा, आप जैसे डिवाइड करते हो, आप 2 से 5 को डिवाइड किया, 2 2 4 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। यानी ये भी एक तरह से डिवीजन है, बट डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। राइट, समझ में आ गया। उसके बाद ये देखो, ये जो डबल स्टार यहाँ पर है पावर के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ 5 और डबल स्टार 2 यूज किया है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 टू द पावर 2 है और इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा, 25 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखो ये भी एक डिवीजन है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोर डिवीजन। यानी फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि ये जो पॉइंट की जो वैल्यू है वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था 5 डिवाइड बाई 2, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था, 2.5 आ रहा था। इसमें क्या करेगा, इस 5 को इग्नोर कर देगा, यानी पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है इसको ये रिमूव कर देगा और जो इंटीजर पार्ट है उसी को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर ये 5 डिवाइड बाई 2 इस तरह से फ्लोर डिवीजन करते हो तो इसका आंसर 2 आने वाला है। और जब सिंगल आप स्लैश साइन के साथ डिवीजन करते हो तो इसका मतलब है ये फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि किस ऑपरेटर का क्या यूज होता है, मीनिंग इसका क्या होता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तभी आप प्रोग्राम बना पाओगे। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर का लिस्ट मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया है, आप देख सकते हो। ये डबल इक्वल साइन का मतलब है, इसको देखो इक्वल टू पढ़ते हैं हम लोग, ये 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल नंबर्स का लिया हुआ है, इसका मतलब ये मत समझना कि हमेशा नंबर के ऊपर ही अप्लाई होगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। जैसे एक वेरिएबल ए लिया हुआ है और एक वेरिएबल बी है, तो ये चेक करेगा कि ए और बी की वैल्यू, यानी इसके अंदर जो वैल्यू डिफाइन किया और बी के अंदर वैल्यू डिफाइन किया, दोनों इक्वल है या नहीं है। यदि इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये इसका नेचर है। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वल टू साइन ये बेसिकली कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स बताता है, यदि इक्वल होगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इसी तरह यहाँ देखो ये नॉट इक्वल टू का मतलब है ये दोनों एलिमेंट को चेक करेगा और दोनों एलिमेंट यदि इक्वल नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। राइट, यदि इसकी जगह पे सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा होता 5 नॉट इक्वल टू 5, तो बताओ क्या रिटर्न करता, ये फॉल्स रिटर्न करता। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, यानी आप ये कह रहे हो कि 5 5 के इक्वल नहीं है, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों 5 क्या है, इक्वल है। राइट, तो इसी तरह ग्रेटर देन साइन, यानी यदि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर देन है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यदि फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन नहीं है, जैसे यहाँ पर 5 और ग्रेटर देन मैंने 10 लिखा होता, तो फर्स्ट एलिमेंट यदि ये लार्जर नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और यदि फर्स्ट एलिमेंट लार्जर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, जैसा कि एग्जांपल में यहां देख सकते हो मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह लेस देन का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट यदि लेस देन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। बट यहां देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन है, यानी 5 लेस देन 2, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 5 लेस देन नहीं है 2 से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, यदि यहां पर ये लिखा होता 2 लेस देन 5, तो इसका मतलब क्या है, 2 लेस देन 5, यानी 2 5 से लेस देन है,
तो ये क्या रिटर्न करता, यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करता। ओके, यहाँ पर क्या है 5 लेस देन 2, यानी 5 लेस देन 2। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो 5 है वो 2 से लेस देन है, जो कि गलत है। 5 2 से लेस देन नहीं है, इसलिए फॉल्स प्रिंट कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखो ये है 5, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसमें जो एलिमेंट है ये चेक करेगा कि या तो लार्जर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो, या तो लार्जर हो या इक्वल हो। तो दोनों केस में क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। यदि यहाँ पर ये लिखा होता 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों ट्रू इक्वल तो नहीं है, बट ये 5 ग्रेटर देन है, तो इस केस में भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह ये देखो लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि 5 लेस देन इक्वल टू, ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 5 लेस देन नहीं है। तो यहां पर यदि ऐसा लिखा होता 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो बताओ क्या प्रिंट होगा, ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि ये लेस देन तो नहीं है बट ये इक्वल है, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यदि 5 लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है कि 5 ना तो लेस देन है और ना तो इसके इक्वल है, इस वजह से फॉल्स आएगा। ठीक है, आपने ये छोटे क्लास में आप लोगों ने किया होगा जरूर, इस तरह से 5th और 6th स्टैंडर्ड में बच्चे ऐसे करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको याद रखना है इसका मीनिंग क्या है, इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम के अंदर। ओके, देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि आप इसमें टू और मोर देन टू कंडीशंस को आप एक साथ चेक करोगे और इसका भी आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आने वाला है। इसमें देखो 3 ऑपरेटर्स है जो हम लोग यूज करेंगे पाइथन के अंदर, एंड और नॉट। एंड का मतलब है कि एक साथ ये 2 कंडीशन को चेक करता है, मिनिमम 2 कंडीशन को चेक करेगा, 2 से ज्यादा भी आप चेक कर सकते हो, बट यहाँ 2 कंडीशंस के बीच में वर्क करेगा ये। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये मैंने नंबर इनपुट किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर होगा, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगा उसके साथ ये कंपेयर करेगा। तो अभी एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर मान लो ये फर्स्ट नंबर असाइन किया हुआ है 5 ग्रेटर देन 2, बताओ ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। यस, ये ट्रू है क्योंकि 5 ग्रेटर देन है। ये कंडीशन बताइए ट्रू या फॉल्स है। ये है 10 ग्रेटर देन 5, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। आप ऐसे याद रखो इसमें कि एंड के साथ दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमेशा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। यानी ट्रू रिटर्न करेगा जब बोथ कंडीशंस आर गिवन ट्रू, यानी बोथ दोनों कंडीशन ट्रू होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 5 लेस देन 2 और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंड 7 लेस देन 10। आप बताइए ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। ये देखो ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। 7 लेस देन 10 यानी 7 10 से लेस देन है, लेकिन 5 लेस देन 2 ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है, तो ओवरऑल क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये फॉल्स है, यानी इस पूरे स्टेटमेंट का जो आंसर माना जाएगा वो फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप इसको सिंपली आप इस तरह से लर्न कर लो, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। राइट, आप चाहो तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकेंड कंडीशन ट्रू, देन के रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकेंड कंडीशन फॉल्स, देन रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। यदि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकेंड कंडीशन मान लो ट्रू है, तो भी रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स माना जाएगा। यदि दोनों कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, तो भी रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। यानी आपको सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट याद रखिए कि जब दोनों कंडीशन बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो और में इसका अपोजिट होगा, एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। जैसे आप इस एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पर 5 क्या है, ग्रेटर देन 10, बताओ ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। यस, ऑफ कोर्स फॉल्स होना चाहिए, ये कंडीशन फॉल्स होगा। और ये कंडीशन क्या है, 10 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसमें एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या माना जाएगा, फिर भी ये माना जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है। ओके, यानी 5 ग्रेटर देन 2, बताओ कंडीशन ट्रू है, और मैंने यहां लिखा है 7 लेस देन 10। अब देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओवरऑल इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। यदि इसमें से एक को फॉल्स कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर ये 17 कर दिया मान लो, तो ये कंडीशन ट्रू है, अब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर भी आंसर क्या रहेगा, आंसर फिर ये ट्रू होगा, क्योंकि और का और डेफिनेशन क्या है, एक भी कंडीशन ट्रू है, आइदर कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट विल बी
ट्रू। आप इसको भी चाहो तो मैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में राइट कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ट्रू और सेकेंड कंडीशन भी ट्रू, देन रिजल्ट क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। ये और के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकेंड कंडीशन फॉल्स, देन ट्रू। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकेंड कंडीशन ट्रू, देन ये ट्रू। यदि दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तभी रिजल्ट फॉल्स होगा। आप इसमें ये वाला स्टेटमेंट याद रखिए, यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक और ऑपरेटर है नॉट। ये हमेशा ये एक सिंगल कंडीशन के साथ वर्क करता है जैसे, और इसका जो आंसर आता है इसके रिवर्स में आता है, यानी जो इसका कंडीशन गिवन है उसको रिवर्स कर दो। जैसे अभी इस केस में देखिए, यहाँ पर इसका कंडीशन क्या होगा, 5 ग्रेटर देन ट्रू। कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका अपोजिट, यानी ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स माना जाएगा इस स्टेटमेंट को। ठीक है, सिंपल। यानी गिवन कंडीशन ट्रू है देन रिजल्ट फॉल्स होगा, गिवन कंडीशन फॉल्स है देन रिजल्ट ट्रू होगा। अपोजिट कर देना है। ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। 7 लेस देन 10, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉट। ये देखिए नॉट इस तरह से। तो अब बताओ क्या होगा ये, 7 लेस देन 10, इसका आउटपुट 7 लेस देन 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ऑपरेटर्स को याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। इसमें जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे तो इस ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो आपको इसका मीनिंग समझना है और ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ओके, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसा कि ये इक्वल साइन है, इसका हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ये इज इक्वल टू 5, इस तरह से हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 को हमने ए के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, ये आपने मैथ में भी किया होगा और कंप्यूटर प्रोग्राम में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर यानी पाइथन के अंदर ये बहुत सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज किया जाता है एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें आप देख सकते हो कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सभी ऑपरेटर्स के साथ ये इक्वल साइन को इस तरह से कंबाइन कर दिया गया है और इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बना दिया गया है। और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्लस इक्वल, यानी पहले आप प्लस करो फिर उसकी वैल्यू को उसको में असाइन करो। या एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे देखिए x की वैल्यू पहले मैंने 5 असाइन कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर राइट किया x प्लस इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें पहले 2 ऐड करो और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को असाइन कर दो। ओके, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 5 आपने राइट किया है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स प्लस आप 2 राइट करते हो इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग भी यही होगा कि x की वैल्यू में 2 को ऐड करना है और फिर से इसको असाइन कर देना है x के अंदर। यानी यहां भी इसको, इसका आउटपुट होगा वो क्या प्रिंट होने वाला है, 7 प्रिंट हो रहा है, होने वाला है। अब इसी को यदि आप शॉर्टकट लिखना चाहते हो तो इसी स्टेटमेंट को मैं ये राइट करूं, x प्लस इक्वल टू, तो इसका मीनिंग भी वही होगा जो इसका मीनिंग है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सिर्फ आपने इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से राइट किया हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है। इसी तरह x इज इक्वल टू मैंने 5 राइट किया है और मैं ये राइट करना चाहता हूँ x, और इसमें x मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 मैंने राइट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर से x में असाइन कर देना है। इसी को मैं अरिथमेटिक सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से राइट करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से राइट कर सकता हूँ, x मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम माना जाएगा। ओके, आप चाहो तो इस तरह से भी राइट कर सकते हो या आप असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज करके राइट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। इसी तरह देखो, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, यानी पहले डिवाइड करेगा उसके बाद फिर से उसकी वैल्यू को असाइन करेगा, या मॉडुलस कैलकुलेट करेगा फिर उसकी वैल्यू को असाइन करेगा। तो इस तरह से जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको इस तरह से भी वैल्यू असाइन किया जा सकता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। मेंबरशिप ऑपरेटर को दो तरीके से यूज कर सकते हो, इन एंड नॉट इन। ये देखो एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये बेसिकली ये चेक करता है कि ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट का मेंबर है या नहीं है। राइट, तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल से देख सकते हो मैंने क्या राइट किया हुआ है, p, ये पिक्सल्स के अंदर एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक p एक एलिमेंट है जो इससे मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह देखो सेकेंड एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, z नॉट इन पिक्सल्स, यानी z पिक्सल्स के अंदर नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट कर रहा है क्योंकि z पिक्सल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। राइट, इसी तरह देखो p नॉट इन पिक्सल्स, बताओ क्या प्रिंट करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट राइट किया इसमें राइट किया हुआ है
P नॉट इन पिक्सल्स, जबकि यहाँ पर पिक्सल्स के अंदर P एग्जिस्ट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग को चेक करने के लिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का मेंबर है या नहीं है, मेंबर है देन ट्रू, मेंबर नहीं है देन फॉल्स को प्रिंट करेगा। ओके, इसी तरह एक और ऑपरेटर है, इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। ये इसको भी इज और नॉट, इज नॉट, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे दो एक वेरिएबल लिया हुआ है एक्स इज वाई, यानी एक्स और वाई दोनों यदि सिमिलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों सेम एलिमेंट को यहाँ पर ये रेफर करता है, तो इसका मतलब है क्या प्रिंट करेगा, ये ट्रू प्रिंट करेगा। यदि x इज नॉट y, यानी जो x है वो y नहीं है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो, तो इसका मतलब है फॉल्स प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पर x और y दोनों एक ही एलिमेंट को, एक ही ऑब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स है। और यहाँ पर दोनों एलिमेंट x और y है वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट क्या है 5 है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट किया है जिसमें सभी ऑपरेटर्स के मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के मैंने सभी ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, आप चाहो तो इसी तरह ऑपरेटर्स को राइट करके आप उसको प्रिंट करके देख सकते हो कि उसका आउटपुट क्या है। ओके, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे मैंने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखा हुआ है, इसके साथ ये हैशटैग मैंने यूज किया हुआ है, इसका मतलब होता है इसमें कमेंट करना है, यानी ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट का मतलब है कि अब ये स्टेटमेंट इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा तो उस समय ये इसको इग्नोर कर देगा, इस स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा। तो जब भी इस तरह के कोई कमेंट्स आप राइट करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि वो बेसिकली उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, तो उसके साथ ये हैशटैग आप साइन यूज कर सकते हो। बाकी इसके बारे में और ज्यादा डिटेल अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो इस प्रोग्राम को मैंने रन किया है, रन करने के बाद ये आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है, तो इस आउटपुट को आप मैच कर सकते हो अपने स्टेटमेंट से कि ये सही या गलत है। तो इस तरह से सभी ऑपरेटर्स को आप राइट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो और चेक कर सकते हो। देखो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट आपने राइट किया है, ये स्टेटमेंट को इसी तरह से प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स या जितने भी ऑपरेटर्स है, उस ऑपरेटर का यूज क्या है और इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी इसके प्रोग्राम में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, प्रोग्राम में इसके हेल्प से कैसे आप लॉजिक डेवलप करोगे, ये चीज हम लोग बाद में जब प्रोग्राम करेंगे तो उस समय हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका काम क्या है कि जितने भी ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया है उस ऑपरेटर्स का प्रॉपर सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, इसको यूज कैसे करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप इसको आगे प्रोग्रामिंग में आप इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने रन करके शो कर दिया है, आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। इस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैंने टू वेरिएबल्स लिया हुआ है ए और बी, और इसमें आपने कोई भी नंबर इनपुट किया हुआ है, और ये टास्क दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि यदि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से लार्जर है तो आप इसका सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज इसका एडिशन कैलकुलेट करोगे। ऐसा कोई टास्क आपको दिया हुआ है, तो इसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से ही कर सकते हो। यानी सबसे पहले आप कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला टास्क परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये वाला टास्क परफॉर्म होने वाला है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इफ स्टेटमेंट, यानी ये पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। इसका सिंटेक्स होता है, ये आपको इफ राइट करना है, इफ के बाद यहाँ पर कंडीशन, यस यहाँ पे स्पेस है, और उसके बाद एक कॉलन साइन आपको इनपुट करना है, कॉलन साइन, और उसके बाद जैसे ही एंटर क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पे आएगा, ये इंडेंट, देखो इंडेंट क्रिएट करेगा, यानी यहाँ पे कुछ स्पेस ये क्रिएट करेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर सकते हो, जो भी कोड करना है यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ब्लॉक क्रिएट करता है, यानी इस सीक्वेंस में जितने भी स्टेटमेंट राइट करोगे वो सब के सब इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा। यानी इसी को बोलते हैं हम लोग, ये ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक है, यानी इफ का बॉडी पार्ट है, यानी कंडीशन ट्रू होगा तो इसके ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा सभी स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा। देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल, कंडीशन मैंने चेक किया हुआ है ए ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे कॉलन आपने टाइप किया, और जैसे ही एंटर करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडेंट स्पेस क्रिएट करेगा, और फिर मैंने यहाँ पर एक मैसेज राइट किया हुआ है। तो ये देखो ये ब्लॉक यहाँ से क्रिएट हो गया, और इस सीक्वेंस में जो भी मैसेज आप राइट करोगे या कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट राइट किया है और यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट
ये इफ ब्लॉक के अंडर माना जाएगा। जब एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कॉलन यहाँ पे टाइप नहीं करते हो और जैसे ही एंटर करोगे कर्सर यहाँ इफ के सीक्वेंस में आ जाता है और इसी के साथ आप कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो इसका मतलब है वो इफ ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है। तो कॉलन साइन आपको इनपुट करना है। जैसे ही कॉलन साइन इनपुट करते हो ये ब्लॉक क्रिएट करेगा और उस ब्लॉक के नीचे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट कोडिंग हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो इफ स्टेटमेंट में आपने सिर्फ ट्रू वाले कंडीशंस को चेक किया है, यानी कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप चाहते हो कि फॉल्स वाले कंडीशन को भी हम लोग हैंडल करें, मैनेज करें, तो इसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट है जहां पर ये कंडीशन ट्रू होगा तो देख सकते हो इफ ब्लॉक, यहाँ पे फिर से देखो इंडेंट है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही कॉलन आप टाइप करोगे इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यदि एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी आपने कोडिंग किया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। एक चीज आप यहाँ पे जरूर नोटिस करो, देखो मैंने यहाँ जो इफ डिफाइन किया हुआ है तो इफ के बाद देखो यहाँ पे इंडेंट स्पेस है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इफ ब्लॉक के अंडर माना जाएगा, राइट। और यहां देख सकते हो एल्स का सीक्वेंस देखो फिर से इसके सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इफ के लेवल में लिखा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना है। आप कई बार एल्स यहां पे राइट कर दोगे इसी के अंडर, तो इसका मतलब है ये जो एल्स होगा वो इफ ब्लॉक के अंडर ही माना जाएगा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप एल्स टाइप करते हो तो एल्स को फिर से कर्सर को बैक करके और आपको इसके लेवल में डिफाइन करना है, यानी इसके सीक्वेंस में आपको डिफाइन करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एल्स इस इफ का अपोजिट है, यानी कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इस केस में क्या आउटपुट आएगा ये आप जानना चाहते हो, तो यहां पर देखो जैसे 5 नंबर क्या है हमारा 5 है, 5 को मैंने यहां पर डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर क्या रिटर्न करेगा 1। और ये 1 0 का इक्वल क्या है या नहीं है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो इस केस में ये वाला मैसेज आएगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लोग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक कर सकते हो। देखो फर्स्ट कंडीशन आप इफ से इस तरह से चेक करोगे इफ, और यहां पर कंडीशंस आप चेक करोगे और फिर इसका ब्लॉक क्रिएट होगा। सेकेंड कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे एलिफ यूज करना है, यस एलिफ, प्रॉपर स्पेलिंग का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे और फिर इसका ब्लॉक क्रिएट होगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए एलिफ, और इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर सकते हो। और लास्ट जो स्टेटमेंट होगा वो एल्स का होता है, ये ऑप्शनल पार्ट होता है, आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ एग्जांपल से देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन इफ से मैंने स्टार्ट किया, सेकंड कंडीशन एलिफ मैंने राइट किया, थर्ड कंडीशन आपको राइट करना हो तो अगेन एलिफ से आप चेक करोगे, और फाइनल जो लास्ट स्टेटमेंट है वो एल्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब सभी कंडीशन फेल हो जाएगा तो लास्ट में एल्स वाला पार्ट प्रिंट करेगा। जैसा कि मैंने बताया ये ऑप्शनल पार्ट है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। और देखो ये सिक्वेंशियली चेक करता है, यानी सबसे पहले ये फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, और मान लो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया तो ये इस ब्लॉक को प्रिंट करेगा, और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको इग्नोर कर देगा, यानी इसका जो इफ एल्स इफ ब्लॉक है यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी कंडीशन ट्रू होगा वो उसी पोजीशन पे वो स्टॉप हो जाएगा, वो मैसेज को प्रिंट करेगा और इसका एग्जीक्यूशन वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा। अब जैसे अभी मान लो सपोज करो यहाँ पे मैंने मार्क्स को 95 असाइन किया होता, तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा, प्रिंट ग्रेड ए मैसेज प्रिंट करेगा, और ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी नीचे वाला जो कंडीशन इसको चेक नहीं करेगा। अब जैसे 75 के केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट कंडीशन ये फॉल्स हो गया तो कर्सर ऑटोमेटिकली सेकंड कंडीशन के पास आएगा और इसको चेक करेगा, और ये कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड बी को प्रिंट करेगा और फिर ये नीचे वाले पार्ट को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, और ये जो भी कंडीशन ट्रू होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वाले पार्ट को इग्नोर कर देगा, यानी कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। देखो नेस्टेड इफ में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को एक साथ यूज किया जाता है। जैसे एक आपने इफ स्टेटमेंट यूज किया है और इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आपने यूज किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ आप इसको कह सकते हो। जो इफ स्टेटमेंट सबसे पहले डिफाइन किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर इफ, ये आउटर इफ है। और इसके अंदर ये जो इफ आपने डिफाइन किया है एक और देखो ये आउटर इफ के अंदर आपने डिफाइन किया हुआ है, तो ये कहलाता है आपका इनर इफ। ओके, अब यहाँ इंडेंट का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, देखो ये आउटर इफ स्टेटमेंट के साथ बाद ये देखो यहाँ पे इंडेंट है, इसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज किया है,
फिर यहाँ पे देखो इंडेंट स्पेस है और उसके बाद ये स्टेटमेंट यूज किया है। तो आप बता सकते हो ये जो प्रिंट पास मैसेज मैंने प्रिंट किया है ये किसके अंडर माना जाएगा, इनर लूप के अंदर माना जाएगा, राइट। यानी ये सिक्वेंशियली चेक करेगा, जो आपका सिस्टम है वो पहले इसको चेक करेगा, ये कंडीशन यदि ट्रू है तो ये नीचे यहाँ पे जंप करेगा, यदि ये भी कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेगा, पास से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब आप इसमें एल्स स्टेटमेंट भी यूज करना चाहते हो तो इसी तरह आप यूज कर सकते हो जैसे हमने इफ में यूज किया था। जैसे देखो इस इफ के लिए आप एल्स यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल इसके सामने इस तरह से यहाँ पे आप राइट करोगे एल्स, और यहाँ पे आपने कोई भी मैसेज राइट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया ओके, जस्ट एक मैसेज मैंने राइट किया ओके। उसके बाद देखो ये वाला जो इफ है इसका एल्स आप राइट करना चाहते हो तो बिल्कुल इसी के सीक्वेंस में यहाँ पर आपको एक एल्स यूज करना है और फिर यहाँ पे आप मैसेज राइट करोगे जो भी आप राइट करना चाहते हो प्रिंट, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज राइट कर दिया है यस, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो इस तरह से अब देखो ये कैसे वर्क करेगा जरा देखिए आप। इसमें मान लो ये सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक करेगा, मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, जैसे अभी एज मैंने यहाँ पे 20 है तो इस केस में क्या है कंडीशन ट्रू है, फिर उसके बाद इनर आएगा और इनर को चेक करेगा, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब सपोज करो मैंने 20 की जगह ये 15 इनपुट कर देता हूं और फिर इसको चेक करते हैं, तो ये सबसे पहले यहाँ फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया क्योंकि कंडीशन यहाँ एज क्या डिफाइन किया मैंने 15, तो कंडीशन फेल्स हो गया। तो देखो जब ये कंडीशन फेल होगा तो इसका जो एल्स पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका एल्स पार्ट है, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा, जो भी मैसेज आप लिखोगे ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने इसको 25 इनपुट किया है और ये जो एज है 60 है, 60 को मैं यहाँ पर जस्ट 40 कर देता हूँ, राइट। अब उसके बाद आप कंडीशन चेक करो, देखो ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले ये देखो एज ग्रेटर देन 18, यानी एज अभी मैंने क्या डिफाइन किया है 25, तो ये वाला कंडीशन क्या है ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इनर वाले लूप को चेक कर सॉरी इनर वाले इफ को चेक करेगा। अब ये जो इनर वाला इफ है इसका कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर 40 डिफाइन किया हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो एल्स पार्ट है ये वाले इफ का, इसका एल्स पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये वाला मैसेज आपका प्रिंट होगा ओके, ठीक है। और यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाता तो इसका मतलब है ये मैसेज प्रिंट होगा। तो इस तरह से नेस्टेड इफ वर्क करता है, ओके। अभी हम लोग सिस्टम पे इन सारे एग्जांपल को वन बाय वन करके एक बार मैं फिर से डिस्कस करूंगा ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। देखो इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर यूजर से एक नंबर एंटर करवाया है ये वेरिएबल के अंदर और एक कंडीशन चेक किया है। कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉलन साइन इनपुट किया है और जैसे ही एंटर किया है देख सकते हो कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हो गया है प्रिंट, और फिर यहाँ मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया है कुछ भी, देखिए मैंने यहाँ पर एक हेलो मैसेज प्रिंट किया है। आप एंटर करोगे ऑटोमेटिकली कर्सर फिर से इसी के सीक्वेंस में आने वाला है और यहाँ पे देखो फिर से आप दूसरा स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मैंने एक वेलकम मैसेज इस तरह से राइट किया है, ओके। इस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करोगे, ये इंडेंट का ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि अभी दोनों स्टेटमेंट में इंडेंट स्पेस है, इसका मतलब है कि ये इफ ब्लॉक के अंडर माना जाएगा, यानी एक कंडीशन ट्रू होगा तो दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो तो इसको सबसे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं फाइल को, जैसा मैंने आपको बताया है फाइल को सेव कीजिए। सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी फाइल का नेम आप कुछ भी असाइन कर दो, ये फाइल आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद देखो पहले से इस नेम से सेव था तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ये देखिए। अब इसको सेव करने के बाद फाइल को आप रन करोगे, यहाँ पर ये देखो मैसेज आ रहा है। सपोज करो अभी मैंने यहाँ पर 45 मैंने इनपुट किया है नंबर, तो क्या मैसेज आ रहा है, हेलो और वेलकम दोनों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने कंडीशन स्पेसिफाई किया था इसमें प्रोग्राम में, वो क्या है कंडीशन ट्रू है, तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। अब सपोज करो एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इस बार मैंने यहाँ पे एंटर किया है, सपोज करो मैंने 21 इनपुट किया है, तो इस केस में क्या आउटपुट आ रहा है, तो भी यहाँ सही आ रहा है क्योंकि अभी भी कंडीशन ट्रू है। एक बार और इसको आप रन करो, रन करने के बाद इस बार आप यहाँ पर 12 इनपुट करो, फिर देखो क्या आउटपुट आ रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू कंडीशन को चेक करता है। अब आप ये चाहते हो कि इसमें मैं निगेटिव यानी फॉल्स कंडीशन को भी चेक करूं, तो आपके प्रोग्राम में देखो यहाँ पर एल्स राइट करना है, तो मैंने क्या बताया था कि इसको फिर से इफ के सीक्वेंस में कर्सर को लाना है और यहाँ पे एल्स आपको राइट करना है और कॉलन, और फिर से जैसे ही एंटर करोगे देखो ऑटोमेटिकली फिर से इंडेंट क्रिएट होगा और यहाँ जो स्टेटमेंट आप राइट करोगे प्रिंट, और यहाँ सपोज कीजिए मैंने राइट कर दिया है थैंक्स, तो इसका मतलब है कि यदि कंडीशन फॉल्स होगा
तो ये वाला अब स्टेटमेंट प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो इफ और एल्स आपके समझ में आ गया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो फिर से मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे इसका आउटपुट ये आ रहा है, एंटर नंबर। अब यहाँ पे नंबर एंटर करो। मैं यहाँ पे नंबर इनपुट किया है 1414, मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, थैंक्स, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आप लोग सिर्फ टाइप करने का जो सिंटेक्स है इसका आप लोग ध्यान रखिए अपने प्रोग्राम में, तो फिर आपको प्रोग्राम इजीली आप राइट कर सकते हो। इसी तरह देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें मल्टीपल कंडीशन यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर भी यूज कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक और नंबर आप यहाँ यूजर से एंट्री कर लो। ठीक है, और इसको मैंने बी में यूजर से एक नंबर एंटर कर लिया। और देखो एंड के साथ मैंने एक कंडीशन इनपुट किया है, ए ग्रेटर देन यहाँ पर 50, सॉरी बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। कोई भी जो भी कंडीशन आप चेक करना चाहते हो ये यहाँ पर आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो एंड ऑपरेटर में मैंने क्या बताया था, एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला कंडीशन भी ट्रू होगा और ये वाला कंडीशन भी ट्रू होगा, तभी ये ट्रू माना जाएगा ओवरऑल। और जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यदि इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या है, इफ ब्लॉक को फॉल्स माना जाएगा और उस केस में ये वाला मैसेज प्रिंट होने वाला है। राइट, चलिए एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, इसको रन किया। रन करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये मैसेज आ रहा है। अब मैं पहले दोनों को ट्रू करके देखता हूं। तो देखो ए की वैल्यू मैंने 25 इनपुट किया है और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 55 इनपुट किया है। तो अभी क्या मैसेज आना चाहिए, अभी देखो इस केस में फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। तो ये मैसेज क्या आ रहा है, हेलो एंड वेलकम मैसेज प्रिंट हो रहा है। ओके, अब एक बार फिर से इसको रन कीजिए आप लोग। और ये देखो अब इसको मैं कंडीशन को फॉल्स करके देखता हूँ। जैसे ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 19 मैंने इनपुट किया है और ये कंडीशन फॉल्स हो गया। और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 55 इनपुट करता हूँ। आप देख सकते हो, आप फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर देखो ये 19 है तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगा। और सेकेंड कंडीशन ट्रू है, यानी बी वाली जो कंडीशन है ये है हमारा ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया और ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है ओवरऑल यहाँ पर इफ जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज किया है। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से क्या प्रिंट होना चाहिए, आपके स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। यहाँ देखो मैंने एंटर किया, अब देखो क्या प्रिंट हो रहा है, थैंक्स प्रिंट हो रहा है, यानी एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट हो रहा है, ये एल्स पार्ट कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पे और दिया होता, देखो और मैंने बताया था और ये है, और इस केस में क्या होगा, यदि एक कंडीशन कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट फॉल्स होगा, सॉरी ट्रू होगा। जैसे इस केस में अभी मैंने जो यहाँ पे 55 और 19 इनपुट किया, इस केस में क्या होगा, ये ट्रू माना जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको कंपाइल करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने फिर से इसको रन किया। रन करने के बाद देखो ये मैसेज आप स्क्रीन पे नंबर इनपुट करोगे वन बाय वन। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 19 इनपुट किया और नेक्स्ट नंबर मैंने 55 इनपुट किया है। और ये देखो आपके स्क्रीन पे क्या मैसेज आ रहा है, ये आ रहा है हेलो एंड वेलकम। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है लेकिन दूसरा कंडीशन है वो ट्रू है, और यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया है। तो और का मतलब क्या है, एक भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा। इसी तरह बाकी ऑपरेटर भी आप चेक कर सकते हो। ओके, चलिए यस नॉट चेक करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन राइट किया है, नॉट का साइन ये आपको यूज करना है और एक बार में ये कंडीशन चेक करता है। अब इसमें आप लोग देखो, यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये वाला पार्ट, और ये देखिए कॉलन। ठीक है, यानी ये नॉट ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी क्या बताया था मैंने कि ये कंडीशन यदि ट्रू होगा तो ये इसको फॉल्स कर देगा, यानी इसका ओवरऑल जो आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसको ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, रिवर्स ऑफ गिवन कंडीशन। ठीक है, अभी इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं हम लोग। मैंने रन किया, फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद देखो यहाँ मैंने अभी एक में दोनों नंबर इनपुट करना होगा, बट मैंने एक नंबर फर्स्ट नंबर का यूज किया है। तो देखो मैंने 19 इनपुट किया है और देखो ये मैंने प्रोग्राम में राइट किया हुआ था, इस बी नंबर का कोई रोल नहीं है अभी इस एग्जांपल में, सिर्फ ए को आप लोग कंसीडर करना। तो यहाँ 19 यहाँ चेक किया था मैंने, 19 यूज किया। तो 19 ग्रेटर देन 20 कंडीशन क्या है, कंडीशन तो मैंने यहाँ पे फॉल्स इवेल्युएट हो रहा है, लेकिन नॉट की वजह से क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। और इस वजह से हेलो एंड वेलकम आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए गुड। देखो इस एग्जांपल में मैंने मल्टीपल कंडीशन चेक किया है, देख सकते हो यहाँ पे यूजर से मैंने एक मार्क्स इनपुट करवाया है और इसमें फर्स्ट कंडीशन मैंने चेक किया है मार्क्स ग्रेटर देन 90, देन ये वाला मैसेज प्रिंट होगा एक्सीलेंट ग्रेड।
यदि मार्क्स 75 से ग्रेटर देन होगा देन ग्रेड ए प्रिंट करेगा, 60 से ग्रेटर देन होगा देन बी। आप लोग यहाँ पे राइट करने का सीक्वेंस पे ज्यादा ध्यान रखिए, कॉलन कहाँ लगाना है, कहाँ पे इंडेंट स्पेस होगा, ये इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वर्क कैसे करेगा, जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पर 65 इनपुट किया है, ये जो मार्क्स मैंने इनपुट किया है यहाँ पे आप देख सकते हो 65 यूजर से एंट्री करवाया है। तो इसका ओवरऑल क्या आउटपुट होगा ये देख सकते हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। जब ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगा देन ऑटोमेटिकली ये सेकेंड कंडीशन पे कर्सर जंप करेगा, यानी इसको चेक करेगा। बट यहाँ देख सकते हो ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो फिर इसके बाद ये यहाँ पे जंप करेगा, बट ये वाला कंडीशन ट्रू है, 60 ग्रेटर देन 60 ये कंडीशन ट्रू है। इसी वजह से मैसेज क्या आ रहा है, ग्रेड बी प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जितने भी नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे ये ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह सपोज करो मैंने यहाँ पर 90 फर्स्ट कंडीशन ट्रू होता तो ये वाला मैसेज प्रिंट होता एक्सीलेंट ग्रेड, और उसके बाद आपका ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता। ठीक है, यस आप इसको रन करके देखना चाहोगे। देखो मैंने यहाँ पे रन किया, रन करने के बाद देखो इस बार मैं यहाँ पर सपोज करो इसका 95 96 इनपुट करता हूँ मैं। ठीक है मार्क्स, तो देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन मैंने दिया हुआ था ये ट्रू हो गया, तो ये जैसे ही ट्रू एग्जीक्यूट हुआ ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, और उसके बाद ये सारे जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये जो इफ ब्लॉक है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है। कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू होगा तो ये ब्लॉक फिनिश माना जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन की और भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें स्टूडेंट का एज इनपुट किया है और उसका मार्क्स इनपुट किया है, ये यूजर से इनपुट करवाया है। और देख सकते हो यहाँ पे आउटर इफ कंडीशन मैंने चेक किया है, एज ग्रेटर देन 18। यदि ये आउटर इफ कंडीशन सही होगा, ट्रू होगा, देन इनर इफ यानी इसके अंदर जो इफ आपने डिफाइन किया है मार्क्स ग्रेटर देन 60, ये इसको चेक करेगा। और जब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा देन इसके अंदर जो आपने मैसेज राइट किया है ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, एलिजिबल टू नेक्स्ट सेमेस्टर। और यदि ये जो इनर इफ है ये कंडीशन यदि फॉल्स होता है तो आप देख सकते हो इस इफ का पार्ट, एल्स वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, यानी जो इसके सीक्वेंस में राइट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इनर इफ यदि फॉल्स होता है तो ये एल्स पार्ट इसका एग्जीक्यूट होने वाला है, नॉट एलिजिबल ड्यू टू मार्क्स। राइट राइट। और इसी तरह यदि फर्स्ट यानी जो आउटर इफ है ये यदि फॉल्स होता है तो इसका मतलब है आउटर इफ का जो एल्स पार्ट है ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा, नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाया है एज 20 और मार्क्स इनपुट करवाया है मैंने 60, और इस तरह से यहाँ मैसेज क्या आ रहा है, एलिजिबल टू नेक्स्ट सेमेस्टर। यानी ये कैसे इवेल्युएट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आउटर इफ ट्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो इनर इफ है ये भी ट्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने 16 इनपुट किया है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब इसको एक बार और हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कोई और नंबर डाल के क्या मैसेज आ रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस बार एज को फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पर मार्क्स को मैंने ट्रू कर दिया 65। अब देखिए क्या हो रहा है, ये नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज। ऐसा क्यों हुआ, ये देखो आउटर स्टेटमेंट यानी आउटर इफ है ये फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है जो आउटर इफ का एल्स वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है एल्स का, ये एग्जीक्यूट होगा इस बार, इस वजह से मैसेज आ रहा है नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज। ठीक है, अब हम लोग एक बार और इसको रन करके देखते हैं। जैसे इस बार मैं एज को ट्रू कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 23 इनपुट कर दिया, और इस बार जो मार्क्स है ये मैं 50 इनपुट करता हूं, तो देख सकते हो यहाँ पर एज मैंने ग्रेटर देन 18 है, तो इसका मतलब है एज बिल्कुल सही है, ट्रू एग्जीक्यूट करेगा। और जो इसका मार्क्स है वो क्या है, ये ग्रेटर देन 60, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये इनर कंडीशन इस बार फॉल्स हो गया। तो इनर जो इफ है इसका एल्स पार्ट है, कौन सा एल्स पार्ट है, ये वाला, नॉट एलिजिबल ड्यू टू मार्क्स, ये वाला मैसेज आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ये आप हिट करके देखो यहाँ पर, ये देखिए मैसेज प्रिंट हो रहा है बिल्कुल ये। ठीक है, एल्स वाला पार्ट हो रहा है, जो इनर इफ है उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है।